अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साइम रशीद, प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ। आज इस सिलसिले की ये हमारी पहली कड़ी है जिस पे हम गंदम की बाकायदा काश्त करने का तरीका, कौन कौन से अवामिल हैं जिसको इख्तियार करके किसान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकता है, और आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से अवामिल हैं जो कम पैदावार का बायस बनते हैं। गंदम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रकबे पर लगाई जाने वाली फ़सल है और इस वक्त इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। कुछ इलाकों में तो बाकायदा काश्त, जहाँ पे ज़मीन मुयस्सर है, पिछली फसलों से फारिग हो चुकी है, बाकायदा काश्त शुरू हो चुकी है। मेजॉरिटी एरियाज़ में, इलाकों में इसकी काश्त नवंबर के महीने में मुकम्मल हो जाएगी। हम बढ़ते हैं अपने स्टेप बाई स्टेप, दर्जा बदर्जा कि हमें क्या करना चाहिए गंदम की अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो गंदम की अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहला मरहला वो है अच्छे बीज का इंतखाब। अच्छे बीज से मुराद ऐसा बीज जो बीमारियों से साफ़ हो, नया बीज हो, सर्टिफाइड हो। सर्टिफाइड से मुराद ऐसी कंपनियों का बीज हो जिनको हुकूमत पाकिस्तान सीड सर्टिफिकेशन अदारे ने बाकायदा तौर पर इजाज़त दी हो कि वो सीड गंदम का तैयार कर सकते हैं और उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तमाम किसान भाइयों से दरख्वास्त है कि जब भी गंदम का सीड लें तो उसके ऊपर वेरीफाई करें, डबल चेक करें कि वाइदर वो कंपनी जौन सी है वो सीड सर्टिफिकेशन से रजिस्टर्ड है, क्या उनका गंदम का बीज रजिस्टर्ड है। बिल्कुल भी अनरजिस्टर्ड और गैर जो कि आपके मुसरत ना हो, उनसे बिल्कुल भी गंदम का बीज मत खरीद। गंदम की इस वक्त बहुत सारी नई वैरायटीज़ हैं, बरानी इलाकों के लिए, आबपाश इलाकों के लिए। आप दर्ज दिल चार्ट जो से आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपके पीके के लिए, पंजाब के लिए, सिंध के लिए, आप 5 बरानी इलाकों के लिए जो वैरायटीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं गंदम के बीज के इंतखाब के बाद अगला मरहला आता है ज़मीन तैयारी कैसे करनी है। गंदम का बीज आपने ले लिया। पाकिस्तान में जो बरानी इलाके हैं उनके अंदर तो छट्टा सिस्टम चलता है, ब्रॉडकास्ट करते हैं, ड्रिल करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि बारिश आए और वो बीज है वो जर्मिनेट हो और गाँव की तरफ बढ़े और उनको पैदावार मिले। जो आप 5 इलाके हैं चूँकि उनमें पहले से भी फसलें मौजूद होती हैं, तो अपनी पहली वाली फसल, किसी में चावल है, किसी में मकई है, किसी में कुछ है, उसका ख़ात्मे का, उसको मुकम्मल हार्वेस्टिंग का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही गंदम का बीज लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो आप 5 इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादातर गंदम काश्त होती है, वहाँ पर 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अपने गंदम की बिजाई कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ड्रिल मेथड है जो कि बहुत बेहतर है। इस मेथड के ज़रिए आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी पूरे हो जाते हैं और पौधे एक कतार में लगते हैं। उनका फासला, पौधे से पौधे का फासला एक तरीक़ाकार के तहत वो इसमें मुयस्सर होता है, जिसकी वजह से आपके पौधों में से हवा प्रॉपर अच्छे तरीके से गुजर सकती है और आपके पौधों को यूनिफॉर्म यकसां उनको जगह मुयस्सर आती है फलने फूलने के लिए। तो ड्रिल काश्त के ज़रिए आप अपनी पैदावार में 15 से 20% तक इजाफा कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका पाकिस्तान में वो आपका ब्रॉडकास्ट है, छट्टा मारते हैं। उसके भी 2 तरीके हैं, ज़मीन में या तर ज़मीन में। इसके बाद तीसरा तरीका जो कि रिसेंटली कुछ सालों से पाकिस्तान में आ रहा है और थोड़ी बहुत मकबूलियत हासिल कर चुका है, वो है रेज़ बेड पे, यानी कि ऊंचे बेड खेलियाँ निकाल के उनके ऊपर सीडर के साथ गंदम की सीड को लगा लिया जाए। रेज़ बेड का बेनिफिट ये है कि इसमें आपका बीज बहुत कम इस्तेमाल होता है, तकरीबन 4 से 6 किलो बीज के अंदर आपकी पूरा 1 एकड़ लग जाता है। अब हम आते हैं जी अगले मरहले में कि बेहतरीन वक्त का इंतखाब। गंदम की फ़सल एक लंबे तवील दुरानिया की फ़सल है जिसका दुरानिया 180 दिन से लेकर 150 दिन तक होता है बेहतर पैदावार के लिए। तो अगर आप इसी बात को देखें तो नवंबर का महीना आइडियल महीना है कि हम अपनी काश्त 15 नवंबर तक मुकम्मल कर लें, क्योंकि उसके बाद अप्रैल के महीने में पंजाब के जो आपके आबपाश इलाके हैं या सिंध के इलाके हैं, मैदानी इलाके, वहाँ पे गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि गंदम अपना सर्कल, अपना दौर मुकम्मल करके पकने पे आ जाती है और उसके बाद अगर फसल आपकी ज़मीन में लगी भी रहे तो फ़ायदा नहीं होता, आपका दाना जितना बन चुका होता है वो पक जाता है। तो बीज का जो सा मिकदार है उसका बहुत बड़ा इन्हिसार आपके कल्टीवेशन के टाइम की है कि किस वक्त आप अपनी ज़मीन में गंदम काश्त करते हैं। अगर आप अपनी ज़मीन में गंदम काश्त कर रहे हैं 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, तो आप जो सी ड्रिल काश्त है उसमें 30 किलो बीज का इंतखाब करें कम से कम, और छट्टे में 35 किलो करें। अगर आप 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक काश्त कर रहे हैं तो ड्रिल काश्त के अंदर आपका सीड जो बीज है वो 35 किलो हो और छट्टे में 40 किलो हो। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक आपका ड्रिल काश्त में 40 किलो और छट्टे में 45 किलो हो। और इसी तरह आपका जो वक्त बढ़ता जाएगा, आपका सीड का रेशो, सीड की मिकदार बढ़ती जाएगी। आप
जो तस्वीर है इसमें गौर से देखें। आपको वक्त के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से बरानी इलाकों में, आपाश इलाकों में ड्रिल कास्ट, छट्टा और रेज बेड के ऊपर सीड की मकदार, सीड का तयन करके बताया गया कि कितना आपने बीज का इंतखाब करना है। नवंबर के महीने में बीज लगाने का फ़ायदा क्या होता है? उसमें आपको टिलरिंग के लिए, टिलरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम मरहला है जिसके अंदर गंदम का पौधा अपना बूटा बनाता है, अपने शाखें, स्टेम्स निकालता है और साथ दूसरी नीचे कहते हैं नालियाँ बनाता है। जितनी ज़्यादा आपका टेम्परेचर अच्छा रहेगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, जो कि आपको नवंबर में मिलता है और 15 दिसंबर से पहले मिलता है, उतनी ज़्यादा आपकी नालियाँ बन जाएंगी। और आप एपिकल डोमिनेंस एक तकनीक को कहते हैं, एक मरहले को कहते हैं, जिसके अंदर पौधा इस बात का तयन करता है कि स्टेम और पत्तों की रेशो, इनके दरमियान शरह क्या होगी। जितनी आपकी एपिकल डोमिनेंस बेहतर होगी, उतना ही पौधा ज़्यादा पैदावार देगा। तो आपको अर्ली, जल्द काश्त करने का फ़ायदा ये होता है कि एपिकल डोमिनेंस बेहतर होती है और देर से काश्त करने में आपकी एपिकल डोमिनेंस रिड्यूस कम हो जाती है। अब हम आते हैं गंदम के बीज का इंतखाब हो गया। ज़मीन को बेहतरीन तरीके से तैयार करें। अगर आपकी ज़मीन के पास में जड़ी बूटी है, बेहतर तरीके से इसको हल चलाएं, रोटावेट करें और उसको लेवल करें और उसके अंदर कोशिश करें कि मैकेनिकल ज़राए से ज़्यादा आप जड़ी बूटियों का खात्मा कर सकें। उसके बाद ज़मीन आपकी ऐसी नरम होनी चाहिए जैसे कि पाँव उसमें रखें तो ज़मीन उसमें पाँव में धंस जाए। जो ज़मीनें जिनमें चावल की काश्त है और लेट फारिग होती हैं, मतलब नवंबर के अंदर, उनके अंदर आप नो टिलिंग यानी कि बग़ैर कोई हल चलाए आप उसी ज़मीन में चावल की इवन आपके मुठ पड़े हैं उसमें आप अपना सीड ड्रिल कर सकते हैं और उसके साथ फर्टिलाइज़र भी ड्रिल कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसका भी बेनिफिट है। इसमें आपका वक्त बच जाता है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि आपकी ज़मीन जो सी है वो बतर पे आए, उसके बाद आप उसके अंदर हल चला, उसको सीड बोएं उसके अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी वक्त की बचत हो जाती है। गंदम के बीज के ऊपर बीज कौन सा है वो बहुत ही सेहतमंद और मुस्तनद ज़राए से लेना चाहिए। उसकी मेन वजह गंदम की पैदावार में कमी का एक बहुत बड़ा मरहला उसका गैर मियारी बीज का होना, जिसकी वजह से सीड बॉर्न डिजीज़ यानी कि बीज से मुंतकिल होने वाली बीमारियां पौधे के अंदर वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जिसमें लूज स्मट है, कंगी है, आपके बंट है, उसके अलावा आपके अखेड़ा है, इसके अलावा आपका जरासीमी झुलसा हुआ, ये सब बीमारियां आपकी बीज से मुंतकिल होती हैं। गंदम की फसल में तकरीबन इस वक्त तक जो मौजूद रिसर्च है 200 के करीब मुख्तलिफ बीमारियाँ जो सी हमलावर होती हैं, इसमें 100 से करीब बीमारियाँ जरासीमों और वीड्स के ज़रिए आती हैं, जड़ी बूटी के ज़रिए आती हैं, 50 आपकी बीज के ज़रिए आती हैं। पाकिस्तान में गंदम की फसल के ऊपर जो कि बीमारियाँ अब तक हम दरियाफ़्त कर चुके हैं वो तकरीबन 50 के करीब बीमारियाँ, जिसमें बहुत बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और पैदावार में 30 से 40% तक कमी का बायस बन सकता है। गंदम की फसल के अंदर फसल को, अपने बीज को बीमारियों से पाक रखने का तरीका क्या है कि बीज को ट्रीट करें, सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप बहुत सारी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दस्तयाब हैं। इंसेक्टिसाइड का बेनिफिट ये होगा कि गंदम का पौधा अपनी इब्तदाई दौर में और दरमियाने दौर में तेले से, हापर के हमले से महफूज रहेगा, टोके के हमले से। तो आप जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर मेटालेक्सल प्लस मैंकोजेब, थायोफनेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्यूबरकानाजोल, ये फंजीसाइड्स हैं। और इंसेक्टिसाइड में मीडाक्लोप्रेट और थाइमेथॉक्सम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि सीड ट्रीटमेंट के बाद हमने बिजाई कर दी, तो बिजाई के वक्त क्या किया जाए। ये बेसिकली जो हमारा फर्टिलाइज़र का टॉपिक होगा वो नेक्स्ट प्रोग्राम में होगा, जिसके अंदर हम इस बात को तफसील से बताएंगे कि हमने पूरा फर्टिलाइज़र प्रोग्राम क्या करना है। लेकिन वो आपका साइड ड्रेसिंग कहते हैं उस फर्टिलाइज़र को जो आप ज़मीन में तैयारी के बाद इस्तेमाल करते हैं गाहे बखाए। किसान दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोग्राम के अंदर स्लाइड्स के ऊपर आप देख सकते हैं, बीज की बीमारियाँ भी देख सकते हैं, आप जड़ी बूटियाँ भी देख सकते हैं जिनकी जो आती हैं और गंदम के अंदर, और आप इसके अलावा उसमें आप फर्टिलाइज़र का प्लान भी देख सकते हैं। तो इब्तदाई तौर पे आपने जितनी भी आपने फास्फोरस की खाद डालनी है उसका 2/3 हिस्सा, मतलब किसी साहब ने अगर 50 किलो डालनी है तो 35 किलो फास्फोरस और नाइट्रोजनी खाद का 1/6 हिस्सा आप ज़मीन की तैयारी में दें। इसके साथ साथ क्योंकि हमारी ज़मीनें कलराठी हैं, ह्यूमिक एसिड दानेदार और सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल लाजमी करें। ह्यूमिक एसिड क्या करेगा, वो ज़मीन में मौजूद नाहल पजीर जो आपके ग़ज़ाई अज्जा हैं उनको हल पजीर की तरफ लेके जाएगा, वो हमें दस्तयाब हो जाएंगे। बहुत सी फास्फोरस ज़मीन में आपके फिक्स हुई पड़ी है ह्यूमिक एसिड की वजह से, वो दोबारा अनफिक्स होकर पौधों को दस्तयाब होगा। और इसी तरह सल्फर बेंटोनाइट है, वो आपको एलिमेंटल
सल्फ़र प्रोवाइड करेगा, उससे मुहैया करेगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के अंदर आपके जो सल्फ़र एक पौधों को मिलेगा। सल्फ़र बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा मेजर जो सा किरदार है सल्फ़र का ग़िज़ाई अनासर में गंदम के लिए, तो एक तो सल्फ़र मिलेगा। दूसरी बात यह कि सल्फ़र की मौजूदगी की वजह से बाकी खादों की जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी ज़मीन के अंदर, उसकी रिक्लेमेशन, ज़मीन को बहाल करने की तरफ, ज़्यादा पीएच से कम पीएच की तरफ लेके जाने की तरफ, अल्कलाइन साइल में बेहतरी लाने के लिए सल्फ़र एक बहुत अहम अंसर है। सल्फ़र बेंटोनाइट इसका एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी ज़मीन की तैयारी में अगर आपके पास दस्तियाब है तो अच्छी तरह गली सड़ी पत्तों की और गोबर की खाद लाजमी इस्तेमाल करें। कम से कम एक ट्रॉली कम से कम इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ आपका खाद का खर्च बचाएगी, आपकी ज़मीन के टेक्सचर को, ताने बांधने को बहुत बेहतर करेगी। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अगर कम है तो ज़्यादा करेगी, ज़्यादा है तो कम करेगी। दोनों सूरतों में बेनिफिट पहुँचाएगी। ये तो हो गया तरीक़ाकार आपके बीज का इंतखाब का, बीज को बीमारी से बचाने का, उसके बाद आपके सीड रेट का। ये सब आप इस वीडियो में जो स्लाइड्स हैं उसके ऊपर आपको तमाम डेटा अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे जड़ी बूटियों के ऊपर। जड़ी बूटियाँ दो किस्म की होती हैं, एक प्री इमरजेंस जो कि स्प्रे होते हैं जड़ी बूटियों के, जो कि बीज उनके उगने से पहले किए जाते हैं, दूसरा पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस तो डेफिनेटली हम गंदम की बिजाई के 30 से 35 दिन बाद करेंगे। लेकिन अगर कोई साहब प्री इमरजेंस करना चाहते हैं, कोई किसान दोस्त चाहते हैं कि उनकी ज़मीन के अंदर, उनके गंदम के खेत में जड़ी बूटी उगे ही ना, तो वो बिजाई के बाद ज़मीन जो तर हालत में, इनके गीली हालत में ज़मीन हो, उसके ऊपर पेंडीमेथालिन 160 लीटर पानी में पेंडीमेथालिन आपने हल करनी है। 160 लीटर पानी इस्तेमाल करना है और फी टैंक की 20 लीटर के अंदर आपने 160 ml ही पेंडीमेथालिन इस्तेमाल करनी है। यानी कि 1.5 लीटर पेंडीमेथालिन आपने 160 लीटर पानी, ये याद रखें, पानी की मकदार से कम ना हो। फी टैंकी 20 लीटर की टैंकी में आपने 160 ml पेंडीमेथालिन इस्तेमाल करनी है और अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। इससे आपकी जो भी चौड़े पत्ते की और घासनुमा जड़ी बूटी है जो कि नहीं उगी होगी वो इंशाल्लाह नहीं उगेगी। अगर ये पाकिस्तान में प्री इमरजेंस का रवाज गंदम के ऊपर बहुत कम है। पाकिस्तान में हम ज़्यादातर पोस्ट इमरजेंस यानी कि गंदम की उगाव के बाद जब जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं उसी वक्त ही वीडिसाइड का कंट्रोल करते हैं। मेरी बात फिर याद रखें कि पेंडीमेथालिन की आपने कम से कम 8 टैंकियाँ लगानी हैं। बिजाई के फ़ौरन बाद आप कर सकते हैं, 1 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर, और हर टैंकी में 160 ml दवाई डालनी है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारी जो तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइज़र का, बेसल डोज का बता दिया मैंने आपको कि बेसल डोज में आप तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करें। तेज़ाबी खाद में आपके सिंगल सुपर फास्फेट है, फास्फोरस के लिए आपके जोरावर है, मोनोअमोनियम फास्फेट है, नाइट्रोफास है। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप डाईअमोनियम फास्फेट यानी कि DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2/3 अपनी फास्फोरस खाद ज़मीन की तैयारी में दें बिजाई के वक्त, और 1/6 हिस्सा नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के लिए अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोअमोनियम फास्फेट में भी नाइट्रोजन मिल जाएगी आपको, DAP में भी नाइट्रोजन मिल जाएगी, नाइट्रोफास में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अमोनियम सल्फेट के साथ इस्तेमाल कर लें फास्फोरस खाद के साथ तो वो बहुत बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि अपनी ज़मीन को तेज़ाबी खाद दें और गैर तेज़ाबी खादों से बचें। ज़मीन के लिए भी नुकसानदेह हैं और फसल के लिए भी नुकसानदेह हैं, पैदावार से ज़्यादा उनका नुकसान ज़्यादा है। अभी हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और अगली किस्त में हम हाजिर होंगे जड़ी बूटियों का कंट्रोल और साइड ड्रेसिंग के साथ, यानी कि बाद में खादें कौन सी देनी हैं। और उसके बाद तीसरा प्रोग्राम हम करेंगे फोलियर एप्लीकेशन के किस तरीके से हम बरानी इलाकों के लिए, स्पेशली जो हमारे ज़िम्मेदार हजरात हैं जो कि खाद नहीं दे सकते क्योंकि उनको पता नहीं होता कब बारिश होगी, खाद देने के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, तो खाद नहीं दे पाते, तो उनके लिए फिर क्या तरीक़ाकार अख्तियार करें, वो किस तरीके से कौन कौन से फोलियर कर सकते हैं कि अपनी पैदावार वो मैदानी इलाकों के बराबर ले सकें और उनकी फसल भरपूर पैदावार दे सके, उस पर बात करेंगे। और ये जो तरीक़ाकार है खाद लेने का और खाद के इस्तेमाल का, वो ऐसे ही है कि एक आप टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, आप सिरप इस्तेमाल करते हैं, आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन में जो आप खाद इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में, उसमें आप टैबलेट कह सकते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता असर देती है और जितनी खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें से तकरीबन 30% जो सी है वो हमारी फसल को दस्तयाब होती है, बाकी ज़ाया हो जाती है। सिरप की मकदार आपकी फर्टिगेशन है कि आप ड्रम के अंदर घोल के खाद को इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 60% खाद आपको दस्तयाब हो जाती है और आपके जो ज़ाया होने की जो शरह है वो 40% रह जाती है। और फोलियर का जो सी मिसाल है वो इंजेक्शन की मानद है। जब हम बीमार होते हैं शदीद के तो फोलियर हमें फ़ौरी तौर पे, इंजेक्शन जो है फ़ौरी तौर पे हमें सुकून देता है, बीमारी के ख़िलाफ़ आपका इलाज करता है। तो फोलियर भी ऐसे है एक तरीका है
खाद का इस्तेमाल है, जिसमें 90% तक आप जो खाद इस्तेमाल करते हैं वो पौधा जज़ब कर लेता है, इस्तेमाल करता है, और सिर्फ 10% ज़ाया जाती है। आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान से फिर दरख्वास्त करूँगा, आखिरी प्रोग्राम में मैंने दरख्वास्त की थी कि किसानों का हौसला बढ़ाएं। किसान बहुत ज़्यादा खसारे का शिकार है और कोशिश करें कि उनको इस खसारे से निकाल के ज़राअत को एक मुनाफा बख्श कारोबार में लेके जाएं। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की मजबूत माली जो सी हैसियत है उसका तयन आपकी ज़राअत की बेहतरी ही करेगी। तो गंदम के जो इमदादी कीमत है, इसको इमदादी कीमत नहीं कहना चाहिए, गंदम की मार्केट कीमत कहना चाहिए, क्योंकि इमदादी कीमत उसको कहते हैं जिसमें आप किसी को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में तो उल्टा हिसाब चल रहा है। जो गंदम की मार्केट कीमत है उससे कम गवर्नमेंट हुकूमत फोर्स करती है, मजबूर करती है कि किसान अपनी जो अजनास है, गंदम है, उगा कर मेहनत करके गवर्नमेंट को फ़रोख्त करे। तो मेरी बिल्कुल दरख्वास्त है तमाम किसान भाइयों की जानिब से भी कि गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 1800 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।